अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमारे साथ आज हैं सुमीत पीर जी, जो कि एनालिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, और आप उनको देखते ही रहते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी और हमारे साथ भी। बहुत शुक्रिया सुमीत जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले आपको और दर्शकों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। विश यू अ वेरी थैंक यू, हैप्पी सेफ एंड सेलिब्रेटेड ईद। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है इंडिया में कोरोना को लेकर, जो हम देख रहे काफी टाइम से कि बहुत ज्यादा जो है वो लोग परेशान है, बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हो गया पूरे में और लोग क्या केयर नहीं कर रहे क्या है। दूसरा, इसी के साथ एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये न्यूज भी आ रही थी कि लोग रिवर में जाके बॉडीज को डाल रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है इसमें कोरोना में। तो ऐसा क्यों है, क्यों इस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पा रही? ये कोई मतलब अच्छा नहीं लगता देखकर सुनकर। तो क्या समझते हैं आप कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आरजू जी, ये जो कोरोना का आप देख रहे हैं, हमने इस पे कुछ दिन पहले बात की थी। मैंने एक डेढ़ महीना पहले बात की थी, तब ये बढ़ने लगा था। अगर आप केवल 10 अप्रैल से लेके 1 मई तक का रिकॉर्ड उठा लें, या 20 अप्रैल से करीब 10 मई तक का रिकॉर्ड उठा लें, केवल 10 दिनों में सारे नंबर, सारा डाटा एकदम से बदल जाता है। 15-16 अप्रैल तक ये लग रहा हाँ थोड़ा बढ़ रहा, पर आने वाले 15 दिनों में जितने मैक्सिमम इन्फेक्शन थे उतने हो गए, और ये आंकड़ा करीब 36-37 लाख एक्टिव केसेस तक पहुंच गया 10 दिन में। ये वाला जो अब वेरिएंट है, ये एंटायरली डिफरेंट है पुराने वेरिएंट से, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। 3 म्यूटेशन जो इसमें हुई है, 3 म्यूटेशन के बाद ये मान लीजिए अगर पुराना वेरिएंट बिल्ली है तो ये लेपर्ड है। इसका काम करने का तरीका, इसका अटैक करने का तरीका, इसका इन्फेक्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा है। पहली बार हमें ये पता था कि जो पहला वेरिएंट था, जो पूरे दुनिया में पहला, भाई वो नॉर्मल कोरोना वायरस सीरीज में करीब 7 से 8 वायरसेस ऑलरेडी है जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, तो उनसे वो बोला गया जी 3 गुना कंटेजियस है। ये वाला वेरिएंट आरजू जी पुराने वेरिएंट से 5 गुना कंटेजियस है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें, दिस वेरिएंट इज 15 टाइम्स, 15 गुना कंटेजियस है देन एनी अदर सार्स या जो H1N1 था, उस जो इसी सीरीज के वायरसेस है, या जिससे हमें सर्दी जुकाम होता है, वो भी कोरोना सीरीज का ही वायरस है, उससे ये 15 गुना कंटेजियस है। सबसे अचंभे की बात ये है, ये वायरस 3 महीने में 3 बार म्यूटेट करता है। इस सीरीज का कोई भी वायरस आज तक म्यूटेट नहीं किया। आज तक दुनिया में 3 म्यूटेशंस 3 महीने में किसी वायरस में नहीं आई। वायरस में म्यूटेशन होने में कहीं 100 साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। अगर इतनी जल्दी वायरसेस में म्यूटेशन होती तो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या पोलियो दुनिया को खत्म कर चुका हो, तो हमें कोरोना का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो वायरस है ही नहीं, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसको इंडिया के खिलाफ यूज किया गया। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह चुका हूँ। मैंने इस पे कई सारे आर्टिकल भी लिखे, हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स में आए हैं। ये क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है, इवन अगर आप जो इसमें अथॉरिटी है, जो दुनिया का नंबर 1 वायरलिस्ट है, ल्यूक एंटनी मरकर, जिनको HIV पे आरजू जी नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने HIV वायरस को स्टडी किया, कंट्रोल किया, उसकी दवाई निकालने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। मतलब उनके क्रेडेंशियल्स वर्ल्ड ओवर है। वो खुद कहते हैं कि ये मैन मेड वायरस है। एक रिसर्च होता है आरजू जी, आपने सुना होगा, एनहांस रिसर्च। एनहांस रिसर्च में क्या करते हैं कि जो वायरसेस है, डेडली वायरसेस है, उनके अमीनो एसिड्स को छेड़ के उन्हें स्पाइक प्रोटीन्स देके बहुत ज्यादा कंटेजियस बनाया जाता है। ये वायरस दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में बंद है। 2014 में यूएस में भी ये बंद हो गया, यूरोपियन यूनियन में, इंडिया में, जहां तक मेरा अंदाजा, पाकिस्तान में ये कहीं अलाउड नहीं। ये रिसर्च सिर्फ एक जगह होता है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना। और आज अगर आप कल का परसों का नेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, ब्राजील के प्रेसिडेंट खुद कहते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन है। कई सारे साइंटिस्टों ने लेटर लिखी है, और अब तो सारी मेजर साइंटिस्ट बॉडियां दुनिया में ये मानती है कि ये वायरस लीक हुआ है, लीक किया गया, वो अलग कुछ चीज है, पर लैब से ये वायरस निकला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब लेकिन सुमित जी, आपके जी एक सेकंड, सुमित जी, आपको जैसे कहा जा रहा है, आपके यहाँ की गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, मोदी जी की गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि वो हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको लग रहा है कि उनकी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी इसकी वजह से डाउन हुई है? और दूसरा, क्यों ये रिवर में जाके लोग इस तरह से बॉडीज को डाल रहे हैं और कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए आरजू जी, अगर आप पुराना आंकड़ा देखें वायरस के काम करने का तरीका, 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा।
तो देखिए मैं हमेशा अपना फैक्ट जो लॉजिक रखता हूँ फैक्ट्स पे रखता हूँ। पहले ये 60-65 से ऊपर कोमोर्बिडिटी वाले जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको अटैक करता था और मैक्सिमम डेथ्स वहां हुई है वर्ल्ड ओवर। अब की बार जो डेथ्स हो रही है वो 30 से 50 के ब्रैकेट में हो रही है और 50% लोग ऐसे जिन्हें कोई और बीमारी नहीं, कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं। लास्ट टाइम लोग जा रहे थे वेंटिलेटर पे, हर एक को वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, तो हमने वेंटिलेटरों की तैयारी कर दी। अब की बार 99% लोग जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे बहुत कम जा रहे हैं। ये 15 गुना कंटेजियस है अदर वायरस। इस सीरीज के किसी और वायरस में इतनी म्यूटेशन नहीं। आप परिकल्पना कीजिए आरजू जी, जस्ट सोचिए, सार्स जिसकी मोर्टेलिटी रेट 15% है, अगर उसने 3 म्यूटेशन कर ली, दुनिया को खत्म करने में 6 महीने लगेंगे उसको। मुझे ये एक आंकड़ा। और इसके अब की बार एक और चीज जो हुई है, जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है हर एक में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, जो अब का एक्सपीरियंस है इस वायरस का आरजू जी, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसके काम करने का, इसके अटैक, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। जी सुमी जी, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ था। हाँ जी जी जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था जी। हाँ, तो मैं कह रहा था इसके काम करने का तरीका वायरस। और एक और चीज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। लास्ट टाइम इट वाज ओनली इफेक्टिंग 34% ऑफ द फीमेल्स। अब की बार ये 39% ऑफ द फीमेल्स को। अब भी फीमेल जो है हमारी माताएं बहनें, आप लोगों को, आप इस वायरस से बहुत सेफ है एज कम्पेयर टू मेल। अगर आप लास्ट ईयर का रैप अप नंबर्स का देखिए, इन्फेक्शन रेट देखिए, कोई भी सवार नहीं मिलता। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर लास्ट टाइम हम बिल्ली से लड़ रहे थे तो अब की बार ये चीता है। बायोलॉजिकली इट्स अ डिफरेंट वायरस ऑल टुगेदर, इट डज नॉट बिहेव इन दैट वे। और दूसरी बात जो इसमें निकल के ये आई है आरजू जी, कि अब आपका रहा, देखिए काफी हमारे लोग मतलब जान भाग हुए हैं, काफी डेथ्स हुई है, ये तो खैर नंबर सबके सामने है। हाँ, कुछ 70-71 बॉडीज गंगा में पाई गई। अब इसकी क्यों आई, क्या आई, इसकी जांच हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए थी, पर अब जो एवरेज जो दिन में डेथ टोल आया 3-3.5 हजार का आया है, जो एवरेज चल रहा है। और ये भी एक गलत धारणा बताई गई मैं आपको। देखिए मैं लाशें नहीं गिनता, क्योंकि मैं खुद, मेरा पूरा परिवार इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। हम 7 के 7 लोग इन्फेक्टेड थे, टचवुड घर में ठीक हुए। और मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने दोस्त, आप भी जानते होंगे, आप हमारे साथ कई बार चैनल्स में, मेरे दोस्त चेतन सिंह, और ये मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया, रोहित सरदाना जी, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे बहुत करीबी और इस वायरस में वो नहीं रहे। मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ होगी, तो मैं लाशें नहीं गिन रहा। पर ये देखिए आरजू जी, इंडिया में 27,000 से 30,000 लोग ऑन एवरेज रोज मरते। ये आंकड़ा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी 130 करोड़ की आबादी है तो इतने लोग मरेंगे। ये एक नेचुरल, ये कैलकुलेटेड आंकड़ा है, ये मेरा नंबर नहीं है। अब यही आंकड़ा बढ़ के करीब 33,000 हो गया, मतलब 3,000 करोड़ डेथ्स ऑन एवरेज हुई है। मुझे बताइए, गलत धारणा बनाई गई कि शमशान में लकड़ी खत्म हो गई और कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई, और ये डेथ्स पूरे इंडिया में स्प्रेड है। आपको लगता है कि अगर डेथ पर 10% डेथ टोल बढ़ता है, शमशानों में लकड़ी खत्म होगी और कब्रिस्तानों में जगह खत्म होगी? कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 23 हजार में गेटी इमेजेस पे ये जलती हुई चिताओं की फोटो भी करी थी। वो फोटो उठाई, वन साइड वीडियो बनाई। मुझे बताइए आरजू जी, खुदा के लिए, कब्रिस्तान जाए या शमशान जाए, आप हो, मैं हो, इस वीडियो को देखने वाला कोई भी हो, हम सबको एक दिन वहीं जाना है। हिंदू होगा तो शमशान जाएगा, मुसलमान होगा, क्रिश्चियन होगा, सिख होगा, मतलब हम जगह तो दो है ना, या तो शमशान है, कब्रिस्तान है, सबको वहीं जाना। आखिरी मंजिल वही है, जिंदगी की सच्चाई वही है। अगर आप शमशान और कब्रिस्तान में जाके वीडियो बनाएंगे, वहां क्या दिखेगा आपको? आज के डेट में जाइए तब भी वही दिखेगा। आप 15 दिन बाद जाइए, 1 साल बाद जाइए, शमशान में अनफॉर्चुनेटली चिताएं जलती है और कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं। मुझे बताइए, ह्यूमन मिजरी पे टीआरपी लेना, ह्यूमन मिजरी का प्रचार करना, ये कहाँ का जर्नलिज्म है? ये कहाँ की इंसानियत है? आप भी चाहते तो वो एक फोटो ले लेते, एक वन साइडेड स्टोरी बना के देते। आपको मेरी जरूरत नहीं थी, आप मुझे बुला रहे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप दोनों साइड प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो वो मुझे बताइए, ये कोई जर्नलिस्ट है जो 23 हजार रुपए में वो फोटो बेच रहे जलती हुई चिताओं के?
लोग आप कब्रिस्तान में दफना रहे हैं तो उनकी फोटो या बेच रहे हैं 18,000 रुपए में। ये बताइए, मतलब आप कौन से नौयत के इंसान है? खुदा का, भगवान का डर करो, शैतान के फरिश्ते बन चुके हो आप। अमेरिका में अब भी कहीं 1000 लोग आरजूजी और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, मास ग्रेव्स हमने भी देखी, पर हमने उनका कभी जिक्र नहीं किया। ये ह्यूमन त्रासदी है, इट्स अ क्लाइमेटी। ये सारे मरने वाले लोग, करीब 40 लाख लोग आरजूजी दुनिया में मर चुके हैं इस वायरस के कारण, इस चाइनीज वायरस के कारण। मुझे बताइए, वो तो खुद तो मरा नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ, कोई मिलिट्री अटैक नहीं था, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। मरने वाला गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब बेचारे इस वायरस के शिकार हुए हैं। और मुझे बताइए, मरे हुए आदमी की लाश का रिलीजन देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। और अगर आप उनपे टीआरपी कमा रहे हो, उनपे भी जाके दिखा रहे हो, तो ये आप मुझे बताइए आरजू जी, मैंने कुछ एक वीडियो निकाला था किसी और के लिए, उसमें कई मिलियन व्यूज आ गए। मुझे बताइए, 1000 में से केवल 2 लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ 99% रिकवरी फैक्ट रेट है, ये आप नेशनली इंटरनेशनली कहीं भी चेक कीजिए। आरजू जी, 98% लोग घर में ठीक हो रहे हैं, ये भी सच है। ये कोई नहीं दिखाना चाहता। दिखाना क्या चाहते हैं? जलती हुई चिताएं, कब्रों में डालते हुए लोग और तैरती हुई लाशें। ये भी हुआ है, कब्रें भी सच है, चिताएं भी सच है, कुछ 70-71 लाशें भी मिली है गंगा में, ये भी सच है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। ये सब अनफॉर्चुनेट है। मेरा लोगों से यही विनती है, ह्यूमन मिजरी पे, ह्यूमन ट्रेजेडी पे आप टीआरपी मत उठाइए, आप अपने शोज को मत चलाइए, इससे ज्यादा आप नहीं गिर सकते। अगर आपने अपने शैतान को जमीन बेच दिया तो बेचिए, पर मुझे बताइए आत्म जी, आप परिकल्पना कीजिए, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, आपके घर में या मेरे घर में, मैं तो इससे गुजरा हूं ना आत्म जी, पूरे 7 के 7 लोग, 6 साल का मेरा बेटा से लेके 70 साल के मेरे पिताजी सब कोरोना पॉजिटिव है। मेरे घर में 2 लड़कियां काम करती, वो भी है, मेरा ड्राइवर, उसका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। हमें ये नहीं पता होता आरजू जी, 14 दिन बाद या 15वें दिन किसकी शक्ल देखोगे, किसकी शक्ल नहीं देखोगे, और आप रह रहे हो, यू आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। ये ऐसी खतरनाक और बीमारी है। पर अगर आपका मनोबल गिर गया, अगर आपको डराया गया, अगर आपको धमकाया, तो आपको क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, जो चीज कंट्रोल हो सकती है वो और घबरा जाएगी। अब मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैंने कई सारे वीडियो बनाए, कई सारी चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ, आप ये करिए, आप ये करिए। मैं यही बता रहा हूँ, देखिए जी, आंकड़ा देखिए, 99% लोग तो ठीक हो रहे हैं ना, 98% ठीक हो रहे हैं भाई। 1000 में से 2 लोग को ऑक्सीजन चाहिए। मौत बुरी है, मौत किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने दोस्तों का नाम दिया जिनका हुआ, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आपने जिनका नाम लिया वो हमारे भी दोस्त थे, और बिल्कुल मैंने जो है वो रोहित साहब के साथ भी कई शोज किए, और चेतन साहब के साथ भी, मेरे चैनल पे भी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा लगा अपना कोई चला गया। बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली आप शोज कर रहे होते हैं, तो चाहे आप किसी भी कंट्री से बैठे हो, आपका एक लिंक बन जाता है, तो वो फिर आपके दोस्त हो जाते हैं, दोस्तों जैसा एक होता है। तो वो बहुत मुझे अफसोस हुआ, बहुत ऐसा लगा कि, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग केयर नहीं करते। लेकिन उसी से मैंने ये देखा, एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम अगर इससे आगे बढ़े, तो जो बंगाल इलेक्शंस हुए उसके बाद ये हमें लगा, पाकिस्तानियों को स्पेशली हमें ऐसा लगा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई है। उनके ऊपर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बंगाल इलेक्शंस को लेकर भी, और कोरोना को जैसे हैंडल किया गया उसके ऊपर भी। तो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको टफ टाइम मिल सकता है? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, ये आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी, आज आज आपकी तरफ इंटरनेट का कुछ इश्यू हाँ, है। मुझे लग रहा कुछ यहाँ थोड़ा स्टेबल नहीं है इंटरनेट। अब मैं ऑल्टरनेट इंटरनेट पे डाल रहा हूँ। हाँ, बताइए, आपको लास्ट क्वेश्चन ओके, रिपीट करना पड़ेगा। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ बिल्कुल, आप बस जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। सारा इंटरनेट की कुछ इस एरिया में मेजर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी नहीं चल रहा आज। चलें, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से करती हूँ, बस 1 सेकंड आप मुझे दिएगा। जी जी। अच्छा, सुमित जी मुझे ये बताएं कि बंगाल इलेक्शंस के बाद ये सुनने में आया, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन यही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है। और उसके साथ ही जैसे हम कोरोना को भी देखते हैं, कोरोना वायरस का जिस तरीके से हैंडल किया गया, तो उसके ऊपर भी मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ना सिर्फ दुनिया से बल्कि भारत से भी। तो आपको लग रहा है कि जो जो भी नेक्स्ट इलेक्शंस आएगा तो उसमें बीजेपी या जो मोदी जी हैं उनको टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि इस दफा इस बार जिसे कहते हैं ना कि कोरोना की वजह से भी और बंगाल इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वहां पे भी एक तरह के आप जानते ही हैं कि गड़बड़ मची रही और दंगे हुए, तो उसमें आप समझ रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और इनको अब टफ टाइम मिलेगा। देखिए आजू जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले बंगाल की बात करें। बंगाल में जो लास्ट के 3 फेज थे, कोरोना जब बढ़ गया तो उसमें कोई कैंपेनिंग नहीं हुई, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज टीएमसी को मिला, ममता दी को मिला। और ममता दीदी की डिमांड यही थी कि 3 फेज कंबाइन कर लो, क्योंकि देखिए अगर यही 25, अगर उसमें कैंपेनिंग होती और ढंग से कैनवेसिंग होती, और अगर यही 25 सीटें यहाँ बीजेपी की तरफ आती, तो वो जो आपको ओवरऑल वहां 50 का नंबर, क्योंकि अगर 25 यहाँ आती तो वहां 50 का नंबर हिलता है, तो तब ये 125 110 वाली बात आती, तो हो सकता है बीजेपी के फाइलने में भी इलेक्शन जाए। क्योंकि जो कोरोना बढ़ा तो उसका सीधा सीधा एडवांटेज टीएमसी को मिला। कोई कैंपेनिंग नहीं हुई, सारी रैलीज जो लास्ट मिनट की चीजें होती वो सारी कम कर दी, मतलब खत्म कर दी गई। और आपने देखो अधिकतर सीटों में थर्ड फेज में टीएमसी बहुत कम मार्जिन से जीता है, तो वो एक सीधा सीधा एडवांटेज उन्हें मिल गया। अब आते हैं, अब बात करते हैं, देखिए आसाम में बीजेपी ने इलेक्शन जीता, अच्छे मार्जिन से जीता। अब बात करते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी की। हाँ, कुछ टाइम कुछ इंटरनेशनल मीडिया में इधर उधर ये बहुत बात चली कि भाई आपने कोरोना मैनेज नहीं किया, ये नहीं किया। इसलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूँ। मुझे बताइए, जब ऑक्सीजन की बात हुई, आज हमारी कंट्री में 1 महीने में 30% ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ गई। आज इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और इंडियन आर्मी ने हर जगह से, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है, कंसंट्रेटर, जो बड़े क्रायोजेनिक टैंक्स हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी बन नहीं सकते। इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों ने हमें काफी हेल्प की है। हमें सिंगापुर जैसे छोटे कंट्री ने, इसराइल जैसे छोटे कंट्री ने, यूके ने, यूएस ने किया। यूएस से रॉ मटेरियल जो थोड़ा दिक्कत आ रही थी वो सॉर्ट आउट हुई। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। केवल 5 कंट्री आजू जी जिनके पास C-31 हरक्यूलिस है इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में। हमारा एक C-31 हरक्यूलिस पिछले 10 दिन में 400 सॉर्टियां कर रहा था। 400 सॉर्टियां, यानी कि दिन में 10 से 15 लैंडिंग्स। टैंकरों के टैंकर बनाए गए, ऑक्सीजन एक्सप्रेसें चलाई गई, सब इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन रोका गया। बट हाँ, जब इतने लोग, अगर 37-38 लाख लोग एकदम बीमार हो जाए कंट्री में, तो किसी भी कंट्री की व्यवस्था चरमरा जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताऊंगा। देखिए आजू जी, हमारे यहाँ एक एनालिसिस किया गया था, जो एवरेज बंदा है वो हॉस्पिटल में कितनी देर रहता है। डिलीवरी का केस 2 दिन रहता है, माइनर सर्जरी 3 दिन, मेजर सर्जरी 5 दिन, तो एवरेज निकलता 3 दिन एक बंदा हॉस्पिटल में बिताता है। कोरोना में क्या होता है मैडम, कोरोना में एक तो नंबर बढ़ गया 37 लाख। दूसरी बार इस बंदे को, इस पेशेंट को अब से 10 से 12 दिन आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। पहले 10 से 15 गुना तो लोग हॉस्पिटल आने लगे, फिर उनका स्टे 4 गुना बढ़ गया। तो इस व्यवस्था में कोई भी मेडिकल सिस्टम चरमरा जाता है। पर ये भी सच है आरजू जी, अगर आज हम 1 लाख में डेथ्स की रेशियो निकालें, इंडिया का लोवेस्ट है। अगर हम रिकवरी रेट निकालें, इंडिया की हाईएस्ट है। अगर हम घर पे बैठ के रिकवरी रेट दुनिया में निकालें, वो भी इंडिया की है। वो आपकी बात ठीक है, बट स्टिल मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो बंगाल इलेक्शंस के बाद भी उसको लेकर भी डाउन हुई है। इस चीज का भी आप मुझे बताइए ना। मैंने बोला ना आपको, अगर लास्ट के 3 फेज में कोरोना नहीं बढ़ता तो इलेक्शन कहीं भी जा सकता था। आपको याद होगा प्रशांत किशोर जी, जो ममता दीदी के एनालिस्ट है, उन्होंने तो खुद बोला भाई हम हार रहे हैं। पर लास्ट के 3 फेजों में जो रैलियां वैलियां कुछ नहीं हुई, वो सीधा सीधा एडवांटेज टीएमसी को चला गया। मैं वही कह रहा हूँ आरजू जी, अगर 25 सीटें इधर आती तो वहां तो 50 का इम्पैक्ट पड़ता ना, तो फिर ये इलेक्शन कहीं भी जा सकता था। तो वो इलेक्शन रहने दीजिए। अभी जो एक धारणा बनाई गई, ये नहीं हुआ, ये कल तो मोदी जी ने खुद बोला, 2 चीजें बोलूंगा उनकी स्पीच से। उन्होंने कल बोला, वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग एट अ वॉर फुटिंग। युद्ध स्तर पे काम हो रहा है इसको कम्बैट करने के लिए।
मुझे बताइए किस कंट्री ने एक महीने में 30% अपनी ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई? अब तो ऑक्सीजन या रेमडेसिविर हो, वैक्सीन हो, कल वैक्सीन की भी कमिटमेंट आ गई, कितना बन रहा है, और ये भी बताया कि भाई अगस्त से दिसंबर तक 250 करोड़ वैक्सीन हम यहाँ बनाएंगे। और आपको याद होगा 1.5 महीने पहले मैंने आपको बोला था आरजू जी, दिसंबर तक का टाइम मिनिमम लगेगा हर एक को वैक्सीनेट करने, और कल वही गवर्नमेंट का आंकड़ा आया है कि दिसंबर तक एवरीबॉडी विल बी वैक्सीनेटेड। क्योंकि अगर आप दिन में 1 करोड़ भी करेंगे तब भी आपको इतना टाइम लगेगा, लुकिंग एट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। आरजू जी 117 दिनों में हमने करीब 17-18 करोड़ लोग तो वैक्सीनेट कर लिए। 18 करोड़ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं बल्कि अभी ये मोबाइल पे सर्च ही कर रही थी, क्योंकि इस पे मैं ट्रेंड देख रही थी, एक चल रहा था कल परसों, अमित शाह जी के लिए अमित शाह जी इज मिसिंग, ये क्यों चल रहा था आपकी तरफ? देखिए आज मैं अभी ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, मुझे अभी नहीं बिल्कुल होगा। देखिए आरजू जी अभी क्या है, अगर आपके पास पैसे और आपके पास आर्मी, आप कोई भी ट्रेंड करा सकते हो ट्विटर पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो ये भी करा सकते हो सुमित पीर इज मिसिंग, आप चाहे तो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ट्रेंड हो जाता है यहाँ तो। नहीं, मगर कोई रीजन तो होगा ना सुमित जी, कोई रीजन तो होगा, तो ऐसा क्या? क्योंकि आप बात करेंगे, आप अगर कोई पॉइंट आउट करेंगे कोई चीज जो गवर्नमेंट से हो सकता है कोई गलती हुई हो, तो वो उसको ठीक कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कुछ बुरा कह रहे हैं, लेकिन इंसान ही है ना वो लोग भी, का अवतार तो है नहीं कि हर चीज सही कर देंगे। तो ये ट्रेंड क्यों चल रहा था अमित शाह जी के लिए? अमित शाह जी, देखिए अमित शाह जी को जो अपना काम करना था, राजनाथ सिंह जी को जो अपना काम था, निर्मला जी को काम करना था, ये पूरे मीडिया में एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इनकी मीटिंग्स हो रही है, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह जो भी होती है रोज हो रही है। अगर आप देखें तो पीछे इन सब का शेड्यूल भी आ रहा था, कल कौन सी पब्लिक मीटिंग है, सब चीजें चल रही है, काम हो रहा है। अब बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, परसों हमारे मीडिया पे एक बात आई थी, एक स्पेशल किस्म की एंटीबॉडीज होती है, मोनोक्रोनिकल एंटीबॉडीज है, जहां तक मुझे नाम याद है। मोनोक्रोनिकल एंटीबॉडीज ये केवल यूएस के पास है। अभी हमने शायद उनसे बात कर ली है, वो पेटेंट वो दे रहे हैं हमें, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, हमारे डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए, उसका इंजेक्शन लगाए, थोड़ा महंगा इंजेक्शन जरूर है ये, अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो वो 2 दिन में ठीक होगा। आपको याद है ट्रंप को कोरोना हुआ था, वो 2 दिन में ठीक हुआ था, वो इसी दवाई से हुआ था। तो काफी पीछे बातें चल रही है, काफी पीछे चीजें चल रही है, और मैं आरजू जी भगवान से, खुदा से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि ये जो स्ट्रेन है ये कहीं इधर उधर ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि जितना वायरल और जितना ये डेंजरस स्ट्रेन है, ये 10 दिन में पूरे नंबर हिला के रख देता है, मतलब पूरी कंट्री को तहस नहस करके रख देता है। मुझे बताइए, यूएस का सबसे बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आरजू जी, 7 लाख लोग मरे। इटली अपने आप को नंबर 1 कहता था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां ट्रायज था। ट्रायज का मतलब है बाहर एक टेंट लगा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर कहते हैं यार इसको ले जाओ, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, आप जवानों को बचाओ, बुड्ढों को मरने दो। ईश्वर की कृपा से यहाँ ट्रायज वाली कोई स्थिति नहीं है, सबका इलाज हो रहा है। डीआरडीओ ने कितने 500-500 बेड वाले हॉस्पिटल निकाल दिए। अभी डीआरडीओ को जो बनाया हुआ जनरेटर था, हमने 1.5 लाख जनरेटरों को ऑर्डर दे दिया। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, और हमारी देश विदेशों ने भी काफी मदद की, जो सिलेंडर हो, लिक्विड ऑक्सीजन हो, अपनी कैपेसिटी बनाई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई। आज आप सोशल मीडिया छान लें, आपको ऑक्सीजन एसओएस कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वी हैव बीन थ्रू अ वेरी बैड टाइम। आई फुली एग्री एंड अप्रिशिएट। भगवान करे ये त्रासदी और इस लेवल की किसी पे ना आए, किसी हमारे दोस्त या दुश्मन पे, किसी भी आदम के बच्चे पे ये त्रासदी ना आए। मैं तो खुले हाथ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दूंगा भगवान से, अपने ईश्वर से, ये दिन किसी को दिखाना जो हमने देखे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस वक्त सबको साथ मिलके इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। लास्ट में सुमित जी मुझे आप ये बताइए कि जो अभी रिसेंटली एक क्लैशेस चल रहे हैं फलस्तीन के और इजराइल का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, तो आप को क्या लगता है? वैसे किसी जगह भी डेथ हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भी, हर जगह पे ये चीज गलत है, ये चीज बुरी है, नहीं होनी चाहिए। हर जगह पे लोगों को आराम से ही रहना चाहिए। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, या मर्दों, जिसको भी हो रहा है, तो वो देखकर गलत ही लगता है, अफसोस ही होता है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है? और क्या दुनिया जो है, सारी कंट्रीज क्या डिवाइड हो गई हैं 2 हिस्सों में, कि एक जो है वो इजराइल की तरफ चले गए और कुछ लोग जो है वो फलस्तीन की तरफ चले गए? देखिए आरजू जी, पहले तो सबसे पहले मौत और वायलेंस
इसका ये इंसान की दुश्मन है भाई। मर के कोई जंग जीती नहीं जाती, ये तो एक जाहिर सी बात है। मौतें यहाँ हो, मौतें यहाँ हो, मौत गलत है, मौत नहीं होनी चाहिए। हर चीज का एक पीसफुल सोल्यूशन दुनिया में निकलना चाहिए। पर एक दिक्कत, अगर आप इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करें पिछले 70 साल से, उससे भी ज्यादा, देखिए मैं आपको ऐसे एनालॉजी दूंगा। देखिए गाजा स्ट्रिप इतना छोटा सा एक पट्टी है, ठीक है जी, और वहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रिप है वेस्ट बैंक, जो गाजा से 15 गुना बड़ा एरिया में, 15 गुना, ठीक है जी। वो पीएलओ जो थे हमारे यासिर अराफात साहब, उनके ही है मोहम्मद असाद साहब जो अभी वहाँ प्रेसिडेंट है, उनका भी इजराइल से फैसला हुआ, गाजा का भी फैसला हुआ। वेस्ट बैंक में अभी मोदी जी भी रमाला गए थे पीछे जब इजराइल गए थे, हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, हमारे दोस्त हैं। पर एक बार बताइए, वेस्ट बैंक में रहने वाला फलस्तीनी है, मुसलमान है, उसका इजराइल से पिछले 15 साल से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हमस से होता। अगर आप बताइए, अगर हमस के लोग, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, अलाक्सा मस्जिद जैसी पाक जगह में अंदर पत्थर स्टोर करोगे, वहां से टल्ले बनाओगे, वहां से फायरिंग करोगे, रॉकेट फायर करोगे। अगर किसी भी कंट्री में आरजू जी 2500 रॉकेट आ जाए, 2500 रॉकेट आ जाए, तो वो कंट्री क्या करे? ये इजराइल के पास आयरन ड्रोम है। आयरन ड्रोम इज द मोस्ट एफिशिएंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हर तरह का मिसाइल और प्रोजेक्टाइल रोकता है, 99% चीजें रोक लेता है। उसके बाद भी जो 100 में से एक मिसाइल गिरता है, कितने इजराइल के सिविलियन मार गए? कल भी एक 6 साल का बच्चा हिदू मारा गया। चाहे बच्चा इस साइड मरे या उस साइड मरे, मुझे बताइए, हमस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको समझ नहीं था। आप बताइए, दुनिया में आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे इजराइल रिटेलिएट करेगा, बोलेगा हाँ करेगा। कितना करेगा? पूरा रिटेलिएट करेगा। अगर आप किसी कंट्री पे रॉकेट डाल रहे हो तो उसका जवाब तो आएगा ना। अगर आप सिविलियन एरिया से रॉकेट डाल रहे हो, आप मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह को यूज कर रहे हो, हॉस्पिटल को यूज कर रहे हो, किंडर गार्डन से रॉकेट डाल रहे हो, और मैं आपको एक और पढ़ा, 1/3 ऑफ द रॉकेट्स जो डालते हैं वो वहीं फटते हैं। लास्ट टाइम हमस ने कहा था, आरजू जी हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, अब हम सुधर गए, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताइए, लास्ट 8 साल में आपने 3000 रॉकेट इकट्ठे कर दिए। आपने अगर 3000 स्कूल, 3000 अस्पताल या 3000 कॉलेज बनाए होते या 3000 इंडस्ट्रियल लगाई होती, तो आपको तो इजराइल से लड़ाई करने की जरूरत थी नहीं। मैं बोलता हूँ, अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूँ लाहौर पे 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करे? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे, जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना। अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है। हमारा दिल पसीज जाता है ये सब देख के, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है। मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बैंक में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो पैलेस्टीन नहीं क्या? वो मुसलमान नहीं क्या? वो उन्हें, जिनके साथ जब एक एग्रीमेंट हो गया, वो उसके साथ रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमस की दुकान इसी पे चलती है, क्योंकि उन्हें टेररिज्म से ही फंड पैसा मिलता है और उन्हें यही करना है। मुझे बताइए, इजराइल की पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी करीब 500 है, गाजा की 5500 है, 11 गुना पॉपुलेटेड है गाजा। और अगर वहां कोई रॉकेट आता है या मिसाइल आता, उससे बहुत ज्यादा विनाश होगा बदनसीब अगर वो इजराइल में लैंड करेगा। ये सारे आंकड़े हमस वालों को पता है। तो भाई, आप वहां मिसाइल क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है, बात करिए, परेशानी करिए, इंटरनेशनल मीडिएशन की बात करिए। आप जो हमारे वेस्ट बैंक के हैं मोहम्मद असाद साहब, उनको यूज करिए, उनसे मीडिएशन कराइए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर। जो इजराइल को सपोर्ट करता है वो ऑफ कोर्स उनके लिए बात करेगा, जो फलस्तीन को करता है वो उनके फेवर में बात करेंगे। वो उनसे बात करूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, इजराइल कर रहा है। इजराइल के जो सपोर्टर है वो कहेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है? आपको लगता है कि अगर दोनों गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसका हल क्या है? कहाँ पे जाके इस चीज को खत्म किया जा सकता है कि लोग पीसफुली रहे? जो क्लैश है इसको रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल, इसका एक तरीका हमारे सामने एग्जांपल है वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक में पिछले 15 साल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक गोली भी इधर नहीं चली, एक आदमी इधर उधर नहीं मरा। वेस्ट बैंक वाला मॉडल अगर हम गाजा में इंप्लीमेंट कर ले, अगर वेस्ट बैंक वाले गाजा को भी संभाल ले, इजराइल अपनी जगह, गाजा अपनी जगह, वेस्ट बैंक अपनी जगह, सब खुश रहे, दोस्ती में रहे, और लड़ाई झगड़े से रॉकेट चला के, आरजू जी एक चीज मैं गारंटी कह रहा हूँ, रॉकेट चला के या मिसाइल चला के कोई जंग नहीं जीती जाएगी। अगर आप रॉकेट एक चलाएंगे इजराइल पे, वो 3 वापस चलाएंगे। और उनकी जैसे यूएस की स्टेटेड पॉलिसी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। इजराइल की स्टेटेड, अगर आप हमें 1 लगाओ भाई, हम 2 लगाएंगे वापस। तो मुझे बताइए, आपको पता आपकी परिस्थिति क्या, आपको पता आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पता, आपको पता आपके पास डिफेंस सिस्टम नहीं। मैं एक चीज बोलूंगा आरजू जी, अगर आज इजराइल के पास आयरन ड्रोम ना हो, अगर ये 2500 रॉकेट सिविलियन एरिया पर, जो जिनका टारगेट सिविलियन एरिया से हमस की, तो अगर ये गिरने लगे, कितने लाखों इजरायली मरते? इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए।
वेस्ट बैंक में आरजू जी, आपका फ्रीज हो गया दोबारा फ्रेम। हाँ वेस्ट बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ वेस्ट बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो 15 आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नहीं नहीं, इट्स ओके। आज कुछ ज्यादा ही हाँ नहीं, बस हम क्लोजिंग करते हैं, फिर हम बाकी किसी और दिन बना। आप बस मुझे ये क्लोजिंग कर लें, आप बता दें मुझे कि ये क्या, इसका आपके ख्याल से सोल्यूशन क्या है। ये मुझे जो वेस्ट बैंक में मॉडल चल रहा है आरजू जी, उसी को गाजा में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इजराइल अपनी जगह है, फलस्तीन अपनी जगह है, रहे मिल बैठ के रहे, ये रॉकेट वॉकेट बंद करे, पीसफुल सोल्यूशन जो है, पीसफुल नेगोशिएशन सोल्यूशन। मैं नहीं मानता इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री आंसर है। मिलिट्री आंसर में सिर्फ लोग मरेंगे, उस तरह मरे, इस साइड थोड़े कम मरेंगे, इस साइड थोड़े ज्यादा मरेंगे, फर्क इतना ही पड़ेगा, पर लोग मर रहे हैं। और मैं बहुत कैटेगरिकली एक बात जानना चाहूंगा, हमास को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। उन्हें इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ पता है, उनसे एक एक चीज मुझसे आपसे बहुत अच्छी तरह से और बेहतर जानते हैं वो, उनको अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी पता है, उनको सब चीज पता है। वो वेस्ट बैंक से क्यों नहीं सीखते, वहां से सबक क्यों नहीं लेते? और उन्हें पैलेस्तीनियों, बेगुनाह पैलेस्तीनी जो है, अगर कोई भी मरता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास की। हमास शुड कॉल फॉर अ यूनिलैटरल सीज फायर इमीडिएटली। सीज फायर करो, जो भी कोई मसला है मिल बैठ के बात करो, और खुदा के लिए, भगवान के लिए रॉकेट चलाने बंद कर दो, क्योंकि ये रॉकेट जब तक चलते रहेंगे लोग मरते रहेंगे। कुछ इधर मरे, कुछ वहां मरे, कोई ज्यादा यहां मरे, कम वहां मरे, बट आप बेगुनाह पैलेस्तीनियों को मारने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो डिफेंसलेस है। इजराइल के पास आयरन ड्रोम है, आपके पास कोई आयरन ड्रोम नहीं है। आप तब भी जाके इजराइल को छेड़ रहे हैं। 2,500-3,000 रॉकेट आपने छोड़ दिए, क्या सोच के छोड़ दिया? इस चीज का जवाब दीजिए, अपने दिल में झांकिए और अपने खुदा को हाजिर नाजिर समझ के आगे का फैसला कीजिए। आप बेगुनाह लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसमें जो है वो जो बाकी दुनिया के लीडर्स हैं उनको भी बीच में आना चाहिए और इस चीज को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुनील जी कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम आपका जब इंटरनेट ठीक चल रहा होगा तो हम डिटेल से बात कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।